हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किपर लिमिटेड के बारे में। और यहाँ पे जो वीडियो के कंटेंट है वो हमेशा की तरह कुछ इस तरह से होने वाले हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले कंपनी को करेंगे फंडामेंटली एनालाइज, उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी की वैल्यूएशंस के बारे में। तो यहाँ पे वीडियो के अंत तक देखना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं वो यहाँ पे 3 एरिया से आते हैं। पहली है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, दूसरी है पॉलीमर प्रोडक्ट्स और तीसरी है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डिस्कस करें तो यहाँ पे आती है पावर ट्रांसमिशन टावर, टेलीकॉम टावर, टावर एक्सेसरीज, फास्टनर्स। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें इस सेगमेंट में आती हैं। इसी के साथ यहाँ पे कंपनी के पास 3 लाख MTPA की कैपेसिटी है और यहाँ पे कंपनी इंडिया में लीडिंग टावर मैन्युफैक्चरर है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे है पॉलीमर प्रोडक्ट्स और यहाँ पे इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आती हैं UPVC पाइप, CPVC पाइप्स, एग्रीकल्चर पाइप्स और SWR पाइप्स। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं इस कैटेगरी में। और यहाँ पे कंपनी के पास 51,000 की MTPA की कैपेसिटी है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और यहाँ पे इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में यहाँ पे कंपनी कुछ सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफाइड है। यहाँ पे जैसे कि ट्रांसमिशन EV, इसके अलावा यहाँ पे कंपनी SDD मेथड से यहाँ पे केबल्स को, अंडरग्राउंड पाइप्स को इंस्टॉल करती है। बट अगर हम इन सेगमेंट्स को रेवेन्यूज के बेस पर देखें तो यहाँ पे 82% रेवेन्यूज आते हैं इंजीनियरिंग सेगमेंट से, उसके बाद यहाँ पे 10% रेवेन्यूज आते हैं इनके पॉलीमर सेगमेंट से, उसके बाद बचे 8% रेवेन्यूज आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से। इसके अलावा अगर हम इन रेवेन्यूज को ज्योग्राफिकली देखें तो यहाँ पे इंडिया से इनके आते हैं यहाँ पे 85.6% रेवेन्यूज, उसके बाद यहाँ पे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आते हैं इनके 14.4% रेवेन्यूज। अगर हम बात करें इनकी ऑर्डर बुक के बारे में तो यहाँ पे TND से आते हैं 90% रेवेन्यूज, उसके बाद टेलीकॉम से आते हैं यहाँ पे इनके 6% रेवेन्यूज और बचे हुए यहाँ पे 4% रेवेन्यूज आते हैं इनके रेलवेज से। इसके अलावा अगर हम ऑर्डर बुक को भी ज्योग्राफिकली देखें तो यहाँ पे 69% रेवेन्यूज आते हैं इनके डोमेस्टिक बिजनेस से, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट बिजनेस से आते हैं इनके यहाँ पे 31% रेवेन्यूज। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में तो यहाँ पे ये साउथ अमेरिका में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, मिडल ईस्ट में है, ऑस्ट्रेलिया में है और यहाँ पे ये साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में है। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के बारे में। तो यहाँ पे जो पहली है वो है रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो कंपनी के रॉ मटेरियल में जो चेंजेस होते रहते हैं वो कंपनी इजीली आगे कस्टमर को पास ऑन कर पाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये रीज़न है कि यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ से प्रोटेक्ट हो रही है। दूसरा रीज़न है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्किल्स। तो यहाँ पे कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रही है। इसी के साथ यहाँ पे जो कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को हर साल लगातार इंक्रीज करते आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे जो ये सब कंपनी करती है वो काफ़ी प्लानिंग के साथ करती है और यही रीज़न है कि यहाँ पे जो कंपनी का नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर है वो इंक्रीज होते आ रहा है। अब यहाँ पे कर लेते हैं कंपटीशन को एनालाइज। तो यहाँ पे जो इनकी पॉलीमर सेगमेंट है वो हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। रिसेंटली यहाँ पे 2018 में मैनेजमेंट ने यहाँ पे डिस्क्लोज किया था कि यहाँ पे इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी डिस्काउंट पे बेचा था और उसके पीछे के रीजन से थे यहाँ पे जो इस मार्केट में लीडिंग प्लेयर है वो अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी सस्ते दाम पे बेच रहा था और इसलिए यहाँ पे इन्होंने वॉल्यूम जनरेट करने के चक्कर में इन्हें भी अपने प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट पे बेचना पड़ा। इस इंडस्ट्री में जो लीडिंग प्लेयर है वो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, जो कि यहाँ पे मार्केट शेयर गेन करने के चक्कर में यहाँ पे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सस्ते दाम पे बेच रहा था। इसलिए यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट करने के चक्कर में यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को भी डिस्काउंट पे बेचा। अगर यहाँ पे कंपनी ऐसा ना करती तो यहाँ पे शायद कंपनी के जो वॉल्यूम्स थे वो नेगेटिव में भी जा सकते थे। अब बात कर लेते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे पहला है कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशंस। तो यहाँ पे जो कंपनी के ऑपरेशंस होते हैं वो हाईली कैपिटल इंटेंसिव होते हैं और इसी वजह से यहाँ पे कंपनी जब एक्सपेंड करती है, अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करती है, तो यहाँ पे कंपनी को काफ़ी स्पेंड करना पड़ता है और ये यहाँ पे कंपनी या तो इसके लिए डेट लेती है और या फिर यहाँ पे कंपनी अपनी इक्विटी डिल्यूट करती है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है लैंड ऑन लीज। तो यहाँ पे कंपनी एसेट लाइट स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है और यहाँ पे कंपनी लैंड को लीज पर लेती है, मतलब कि यहाँ पे कंपनी लैंड को रेंट पर लेती है और फिर उसके ऊपर अपने प्लांट्स को, अपनी मशीनरीज को एक्सपेंड करती है और ये स्पेशली कंपनी करती है पॉलीमर सेगमेंट के लिए। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर उस प्लांट के सक्सेसफुल होने के बाद जो लैंड ओनर है वो यहाँ पे हाई रेंट डिमांड करता है तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी? अगर यहाँ पे कंपनी उसे हाई रेंट पे करती है तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ेगा। तो इस चीज़ को देखना काफ़ी ज़रूरी है। बट यहाँ पे मुझे इस चीज़ पे कंपनी की कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिली कि कंपनी के इस चीज़ पे क्या ओपिनियन है और क्या कंपनी इस मेथड को अभी भी फॉलो कर रही है या फिर फॉलो नहीं कर रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की क्रेडिट रेटिंग्स के बारे में।
तो यहाँ पे 2019 में केयर ने इस कंपनी को BBB+ रेटिंग दी थी, बट यहाँ पे 2020 में यहाँ पे एक्यूट ने इस कंपनी को A- रेटिंग दी है। तो यहाँ से हमें पता लग रही है कि यहाँ पे कंपनी की जो रेटिंग्स है वो इंप्रूव हुई हैं। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। इससे पहले कि हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस करें, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा ना, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जाके जल्दी से फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं इंस्टा और यूट्यूब पे ही ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। और अगर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम सबसे ईजीएस्ट वे है। चलो सबसे पहले हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ओर। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में, तो यहाँ पे 2016 में जो कंपनी के रेवेन्यूज थे वो थे 1506 करोड़, 2017 में थे 1664 करोड़, यहाँ पे 2018 में थे 2073 करोड़, 2019 में थे 1870 करोड़ और यहाँ पे इस साल 2020 में 1390 करोड़ हो गए। यहाँ पे 2018 के बाद 2019 और 20 में यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं वो डिक्रीज हुए हैं, और उसके पीछे के यहाँ पे 2 मेन रीजंस हैं। पहला रीजन है ऑर्डर्स की स्लो एग्जीक्यूशन, और दूसरा रीजन है यहाँ पे जो डोमेस्टिक ट्रांसमिशन इंडस्ट्री है वहां से यहाँ पे जो कंपनी के जो इन्फ्लोज आए हैं वो काफी लो आए हैं। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो इसलिए डाउन है। पहला रीजन है कि यहाँ पे कंपनी अपने ऑर्डर्स को यहाँ पे रेवेन्यूज में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, और दूसरा रीजन है कि यहाँ पे कंपनी ने उन कस्टमर को यहाँ पे प्रोडक्ट देना कम कर दिया है जिनका जो क्रेडिट रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर हम बात करें ओवरऑल CAGR ग्रोथ के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में 1.1% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि घट के पिछले 3 साल में -5.8% हो चुकी है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में, तो यहाँ पे 2016 में जो कंपनी के प्रॉफिट्स थे वो थे 95 करोड़, 2017 में थे 124 करोड़, 2018 में थे 117 करोड़, 2019 में थे 31 करोड़ और यहाँ पे 2020 में 41 करोड़ हो चुके हैं। यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट्स ने भी सेम पैटर्न फॉलो किया है। बट अगर हम बात करें ओवरऑल CAGR ग्रोथ के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 साल में -14% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि कम होकर पिछले 3 साल में -30% हो चुकी है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, तो यहाँ पे 2016 में जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो थे 15%, जो कि अभी यहाँ पे डिक्रीज हो गए 2020 में 10% हो चुके हैं। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इसलिए है, एक तो यहाँ पे जो प्लांट यूटिलाइजेशन है वो लोअर एट 70% है, जो कि यूजुअली 80 to 90% होती है। इसी के साथ यहाँ पे जो फिक्स सेक्टर टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर जो फिक्स्ड कॉस्ट T&D प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें यहाँ पे हायर कमोडिटी के प्राइसेस का इम्पैक्ट इनकी परफॉर्मेंस पर पड़ा है और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करें टैक्सेस के बारे में, तो हमें 2020 में कंपनी ने -128% टैक्स पे किया है, जो कि काफ़ी एक्सेप्शनल है। और इसके वजह कि मुझे कोई भी रीजंस नहीं मिले कि यहाँ पे ये इतने एक्सेप्शनल नंबर्स क्यों आए हैं। चलो अब चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी की बोरोइंग्स पर नजर डालें तो वो है 375 करोड़। बट अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो वो है 0.66%, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में, तो हमें 2016 में जो कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था वो था 4.16, जो कि यहाँ पे 2020 में डिक्रीज होके 1.82 हो चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें रिसीवेबल डेज के बारे में, तो हमें 2018 में जो कंपनी के रिसीवेबल डेज थे वो थे 91 डेज, जो कि यहाँ पे 2020 में 115 डेज हो चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पे रिसीवेबल डेज को हमें ट्रैक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कंपनी के रिसीवेबल डेज ज़्यादा हों वे बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। यहाँ पे हम एक और चीज़ को देख लेते हैं, जो कि ट्रेड पेबल्स। तो यहाँ पे 2016 में जो कंपनी के ट्रेड पेबल्स थे वो थे 212 करोड़, जो कि हमें 2020 में 1314 करोड़ हो चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं और ये बिल्कुल भी अच्छे साइन नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं ROE के बारे में। अगर आपको नहीं पता ROE का मतलब क्या होता है, ROE मतलब रिटर्न्स ऑन इक्विटी। कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स की इक्विटी पर, उनकी इन्वेस्टमेंट्स पर कितने रिटर्न्स लेकर आ रही है, इसे हम कह देते हैं ROE। तो हमें कंपनी का पिछले 5 साल का जो ROE है वो है 17%, जो कि यहाँ पे पिछले 3 साल में 11% हो चुका है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ROC के बारे में, ROC मतलब रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने जो अपने बिजनेस में पैसा लगाया है उस पर हमें कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, इसे हम कह देते हैं ROC, मतलब कि रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर चाहे वो कैपिटल है वो डेट की फॉर्म में क्यों ना हो। तो यहाँ पे कंपनी का पिछले 5 साल का जो ROC है वो है 20%, जो कि यहाँ पे कम होकर पिछले 3 साल में 15% हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कंपनी कितनी आसानी से इंटरेस्ट पे कर पाएगी अपने आउटस्टैंडिंग डेट पे, इसे हम कह देते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
तो यहाँ पे कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो तो है 1.21, जो कि काफी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो कंपनी के चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो है मिस्टर अमित किरण, और अगर हम बात करें कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में तो है मिस्टर साजन कुमार बंसल। तो यहाँ पे आगे मिस्टर साजन कुमार बंसल की नेक्स्ट जनरेशन भी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे मिस्टर शरण बंसल, मिस्टर दिवेश बंसल और मिस्टर सिद्धार्थ बंसल एज अ होल टाइम डायरेक्टर इस कंपनी में रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में तो यहाँ पे जो कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग है वो है 71.89, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, और यहाँ पे कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। इसके अलावा अगर हम पूरी शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात लेते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे सितंबर 2020 में जो यहाँ पे इनका स्टेक था वो था 8.72, जो कि यहाँ पे जून 2020 में 5.62 था। तो यहाँ पे इनमें इंक्रीज हुआ है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में तो यहाँ पे सितंबर 2020 जो इनका स्टेक है वो है 1.86, जो कि यहाँ पे जून 2020 में 3.86 था, जो कि यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। चलो फाइनली बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस के बारे में। क्या यहाँ पे कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है? तो यहाँ पे कंपनी ना तो ओवर वैल्यूड है ना ही अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे कंपनी में फेयर वैल्यूएशंस पे मिल रही है। बट यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।